कुछ याद आया क्या? कलेक्टिव डिसीजन कुछ बताया था कि पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्स गवर्नमेंट एक्शंस प्लस कलेक्टिव डिसीजंस। तो गवर्नमेंट एक्शंस तो होते ही होते हैं इसमें कि जो गवर्नमेंट एक्शंस लेती है, उनके अलावा क्या है कि कलेक्टिव डिसीजंस, गवर्नमेंट एक्शंस प्लस कलेक्टिव डिसीजंस। और ये कलेक्टिव डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं? विद द हेल्प ऑफ नेगोशिएशंस। कुछ इस अब बताना चाहोगे बोर्ड पे देख के? मतलब कि गवर्नमेंट जो एक्शंस लेती है, जो गवर्नमेंट काम करती है, उसके अलावा क्या है कि कलेक्टिव डिसीजंस, एक साथ में सबके लिए एक डिसीजन लिया जाना। जैसे एक सरपंच सबके लिए डिसीजन ले, जैसे कोई एक एमएलए एमपी या फिर कोई और नेता किसी भी संगठन का एक सबके लिए एक निर्णय ले, कलेक्टिव डिसीजन ले, तो उसको क्या बोल दिया हमने? कलेक्टिव डिसीजन होता है। और गवर्नमेंट एक्शन तो आपको पता ही है कि गवर्नमेंट क्या क्या काम करती है, वो तो है प्लस में एक्सटेंड्स टू, पॉलिटिक्स एक्सटेंड्स टू गवर्नमेंट एक्शंस प्लस, प्लस यानी एक्सटेंड्स टू को इधर प्लस से लिख दिया, कलेक्टिव डिसीजंस। और ये कलेक्टिव डिसीजंस अथॉरिटी लेगी, कोई जो अथॉरिटी है वही तो लेगी। तो ये अथॉरिटी जो होती है वही कलेक्टिव डिसीजन लेगी। और नेगोशिएशंस कैसे होंगे? ये नेगोशिएशंस किन के बीच में होंगे बताओ? कि भाई एक तो जो अथॉरिटी में है या जो गवर्नेंस में है या जो एक गवर्नमेंट है या फिर एनी अथॉरिटी। सो दीज नेगोशिएशंस विल बी बिटवीन, these negotiations will be between authority on the one side and group of people on the other side। कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है जो सेटिस्फाइड नहीं है, जो एक पॉलिसीज चली हुई है, जो कुछ पॉलिसीज चली हुई है वहाँ पे, और या फिर और कोई उनकी सोसाइटल नीड्स या फिर पॉलिटिकल नीड्स, एनी टाइप ऑफ सच नीड्स विच आ ह्यूमन मेक इट्स एग्जिस्टेंस और सस्टेनेंस ऑन, तो वो यदि सेटिस्फाई ना हो, उनसे वो क्या हो कि अनसेटिस्फाइड है, तो वो सारे क्या है कलेक्टिवली आ जाएं एक साथ में कि मोर देन वन, तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल आ जाएं, हंड्रेड्स ऑफ पीपल आ जाएं, तो तब क्या होगा? तो तब जो होता है कि कलेक्टिव डिसीजन लिया जाएगा और वो नेगोशिएशंस के द्वारा लिया जाएगा। इट अराइजेस फ्रॉम कन्फ्लिक्टिंग विजन्स ऑफ जस्टिस, कि जस्टिस का कन्फ्लिक्टिंग विजन हो। तो जस्टिस होता है ना कि वो सबके लिए एक जैसा नहीं होता। सो जस्टिस, इसके कन्फ्लिक्टिंग विजन्स होते हैं, कन्फ्लिक्टिंग विजन्स। कैसे हो सकते हैं कन्फ्लिक्टिंग विजन्स? कि जो न्याय है वो सबके लिए अलग अलग मायने रखता है। तो एक एग्जाम्पल इसका लेके बताया था, जैसे कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर हुए थे, तो उनमें से एक वीर शिरोमणि अपने जो भगत सिंह जी हुए थे, है ना। तो भगत सिंह जी हमारे लिए एक फ्रीडम फाइटर थे, पर अंग्रेज उनको गलत नाम से बोलते थे, वो उनको टेररिस्ट बोलते थे या एक्सट्रीमिस्ट बोलते थे। तो ये मतलब दोनों का अलग परसेप्शन हो गया। तो हम क्या, हमारे लिए क्या है कि भगत सिंह जी हमारे लिए क्या फ्रीडम फाइटर है, हमारे नेशनल हीरो है, लेकिन अंग्रेज उनको जैसे कि एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं और टेररिस्ट बोलते थे। तो ये मतलब कि कन्फ्लिक्टिंग विजन यहीं पे आ गया। सो कन्फ्लिक्टिंग विजन क्यों होते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटीज have different societal values, norms, exposures, descent, हिस्ट्री, कल्चर एटसेट्रा। एंड एक और इसमें ऐड कर सकते हो, विजन ऑफ कंसेप्ट्स। कौन से कंसेप्ट्स का विजन? सबके लिए अलग अलग हो सकता है, अलग अलग सोसाइटीज के लिए, अलग अलग पीपल के लिए। ये कंसेप्ट्स इनको बोल दिया हमने विच टाइप ऑफ कंसेप्ट्स? दीज कंसेप्ट्स, let's say freedom, liberty, equality, justice, justice की बात ही करें हम, है ना। तो अब समझने की ये कोशिश करो कि कन्फ्लिक्टिंग जो जस्टिस का आइडिया होता है वो कन्फ्लिक्टिंग क्यों होता है। तो एक सोसाइटी मान लो, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ली, दिस इज अवर सोसाइटी 1 एंड दिस इज अवर सोसाइटी 2। सो इसके क्या है, दोनों के अलग अलग कल्चरल, अलग अलग वैल्यूज़ होंगे, अलग अलग इनके तौर तरीके, नॉर्म्स होंगे, इनके अलग अलग इनके एक्सपोजर्स होंगे कि भाई
मान लो कि एक सोसाइटी है वो एक जैसे रिच एलिट सोसाइटी है, और एक मान लो कि एक जैसे कि इकोनॉमिकली वीक सोसाइटी हो। तो जो रिच सोसाइटी होगी उनके जो आगे जैसे बच्चे होंगे, बेसिकली उनकी पढ़ाई अच्छी होगी, उनको कॉलेजेस स्कूल्स अच्छे मिलेंगे, फिर उनसे क्या होगा, उनका आगे एक कैरियर एक्सपोजर बढ़िया मिलेगा, वो आगे कैरियर उनका बढ़िया बनेगा, बेसिकली एजुकेशन बढ़िया है तो जॉब भी उनको अच्छी मिल गई। लेकिन मान लो एक ऐसा वर्ग है जिसको, जो बच्चे हैं बेचारे वो चाइल्ड लेबर में फंसे हुए हैं, तो चाइल्ड लेबर में फंसे हैं, वो स्कूल में नहीं जा पा रहे, तो उनका मतलब फ्यूचर वहीं पे मतलब एक तरह से मान लो खत्म ही हो गया, वो आगे से शिक्षा नहीं ले पाएंगे, तो वो कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो ये देखा हमने कि मान लो एक सोसाइटी, ये जो एग्जांपल ले रहे हैं हम, इसी में यदि हम समझना चाहें कि सबका जो जैसे कि एक बार एक्सपोजर की बात करें कि किसको कितनी मतलब सुविधाएं मिली है, किसको कितना यूँ चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिल रही है, तो एक सोसाइटी मान लो कि हमने बोल दिया ये इकोनॉमिकली साउंड सोसाइटी हो, और ये क्या हो, थोड़ी इकोनॉमिकली वीक हो, तो इनके लिए एजुकेशन सबसे बढ़िया है। एजुकेशन की वजह से क्या है, इनको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, इनको अपॉर्चुनिटीज़ बढ़िया मिलेगी सबको। बट ऑन दी कॉन्ट्रेरी इनके लिए, अब इक्वेलिटी की बात करो, जस्टिस की बात करो, अब जस्टिस और इक्वेलिटी, मान लो एक बार जस्टिस का देखते हैं हम, तो ये न्याय है क्या इन बच्चों के लिए, है ना, कि मान लो ये एक हम जो टाइम है, मान लो कि एक जो अपना टाइम फ्रेम है, तो टाइम फ्रेम मान लो कि हमने जैसे एक साल में इनका डेवलपमेंट देखने की कोशिश करी विद इन दी टाइम स्पेन ऑफ 1 ईयर, तो उस एक साल में मान लो हमने सैंपल्स लिया है बच्चों का, जो सेट लिया है उसमें हमारे बच्चे हैं 15 से 20 के एज के ग्रुप के बच्चे, तो उनको मान लो हमने स्टडी किया, हमने सोशल जो रिसर्च किया, अपने को पता लगा कि मतलब कि S1 सोसाइटी के जो बच्चे हैं वो तो मतलब कि एजुकेशनली आगे मतलब कि उनको सारा कुछ जो नॉलेज है, जो एजुकेशन है, उनको आगे फ्यूचर में भी क्या करना पता है, यानी कि उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भर भर के हैं, बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ आर वेल फॉर देम। बट हेयर ये जो ग्रुप देख रहे हो, इनको देखोगे कोई बेचारा कहीं पे मजदूरी करता हुआ मिल जाएगा, कोई कहीं पे कोई वेटर बना हुआ मिलेगा, कोई मतलब यूँ ढाबे पे मिल जाएगा, कोई इंडस्ट्री में काम करता हुआ मिल जाएगा, तो इनका क्या देखोगे आप। सो ये जस्टिस नहीं है बेसिकली, और ये कौन सा जस्टिस नहीं है, इसको हमने बोल दिया जैसे इकोनॉमिक इनजस्टिस, इसको हमने कौन सा इनजस्टिस बोल दिया, इकोनॉमिक इनजस्टिस। तो अब देखो दो सोसाइटीज़ हैं और वो मान लो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर ही नहीं कर रही, फिर भी दोनों के लिए जस्टिस का क्या है कंसेप्ट कन्फ्लिक्टिंग आ रहा है। और वो दूसरा एग्जांपल हमने देख लिया फ्रीडम फाइटर का, जो हमने वो समझ लिया, आपने समझ आ गया वो। तो इसी तरह तो कोई भी सोसाइटी हो, अब जैसे यही एग्जाम्पल में सोसाइटी S1 और ये सोसाइटी S2, अब एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करूंगा मैं। तो ये जो सोसाइटी है ना, ये क्या सोसाइटी रही है, जैसे कि डिप्रेस्ड सोसाइटी रही है, और ये सोसाइटी जो रही है हमेशा अथॉरिटेटिव रही है, इस पे हमेशा पावर एग्जर्ट किया है सोसाइटी ने, पावर से इसको दबाया है, तो इसको एक्सप्लॉइट किया है, ये एक्सप्लॉइटेड रही है बेसिकली। और एक्सप्लॉइटेशन जो हुआ है मान लो वही कि सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इन बेसिस पे इनको दबाया गया हो और ये पावर जो एक्सरसाइज की है। तो अब यहाँ से मान लो कि एक जो जनरेशन यंग ब्लड कोई है तो वो ओप्रेसिव फील कर रहा है। एक जो समय, एक मतलब टाइम फ्रेम था जब वो इस सोसाइटी ने इस सोसाइटी को दबाया, तो वो मतलब कि यदि ये ज़्यादा उसको एक्सप्लॉइट करेगी सोसाइटी S1 को, वो उभर के आएगा, उनसे कुछ लीडर्स उभर के आएंगे। तो वो लीडर अब क्या होंगे कि ये इनका अब क्या होगा कि जो गोल होगा ना कि इस सोसाइटी S2 से हमको आज़ादी चाहिए, लिबर्टी चाहिए, फ्रीडम चाहिए। तो इसके लिए यहाँ से मान लो कि एक पर्सन X इज़ अ लीडर फॉर देम, और उनके जो आइडियाज़ है, प्रोपेगेंडाज है, उनके आइडियाज़ कौन से, जस्टिस के, उनके आइडियाज़ कौन से, लिबर्टी, फ्रीडम के, उनके लिए आवाज़ उठा रहे, आगे आ रहे हैं। तो उसके लिए मान लो वो मेजर्स क्या ले रहे हैं, एक्सट्रीमिस्ट मेजर्स ले रहा हो, यानी कि यूँ वेपनाइज्ड एक्शंस ले रहा हो कि जिसने बंदूक उठा ली हो बेसिकली, इस तरह से। वो या उसके पास ऑप्शन थे मान लो, या एक पर्सन वाई मान लो, एक पर्सन X लिया यहाँ से हमने, एक पर्सन वाई। तो मान लो ये क्या है कि नॉन वायलेंस पे बिलीव करने वाला पर्सन हो, गांधीवाद पे चलने वाला हो, और ये क्या हो कि जैसे यूँ कि अपने को सोसाइटी के लिए इंडिपेंडेंस लेनी है तो अपने को फाइट करनी पड़ेगी, ऐसी इनकी आइडियोलॉजी हो पर्सन X की। तो दोनों ही पर्सन X और Y इस सोसाइटी के लिए माननीय है, इस सोसाइटी के लिए पूजनीय है, और इस सोसाइटी के लिए नेशनल हीरो, सोसाइटल हीरोज और सोसाइटल क्या है कि लीडर्स है ना। तो इनके लिए इनका जो परसेप्शन है वो साउंड और गुड परसेप्शन है। बट ये सोसाइटी है, मान लो पर्सन X की लीडरशिप में क्या हुआ, पर्सन X की लीडरशिप में थाउजेंड्स ऑफ पीपल
क्या रोड पे आ गए और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। जो सरकारी प्रॉपर्टीज़ थी, जैसे कि सरकारी ऑफिस, पुलिस, पोस्ट ऑफिस और जो बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, इनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया प्राइवेट गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को। तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का जो नुकसान हुआ और जो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, तो उसमें मान लो कि वो जो एक सिस्टम बनाओ, तो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि जैसे कि एक किस तरह से उनको एडमिनिस्टर किया जाता है, गवर्न किया जाता है, या फिर जैसे पुलिस का प्रशासन हो, तो ये सारे प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन को ही उन्होंने हिला के रख दिया हो। तो अब क्या है कि, और मान लो S2 का ही वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो अब S2 सोसाइटी के लिए ये विलन हो जाएंगी। समझ पा रहे हो क्या? तो S2 सोसाइटी के जो लोग होंगे वो बेसिकली चाहेंगे कि इनको कैसे भी करके पर्सन X और पर्सन Y को हमने टैकल करना है। सो अकॉर्डिंग टू दिस, सो पर्सन X अकॉर्डिंग टू perception of S2 society, person X is taking extreme measures. So according to law, यदि S2 सोसाइटी ने लॉ बनाया हुआ है, तो लॉ क्या कहेगा कि पर्सन X को लीगली क्या कहेगा कि एक S2 के अकॉर्डिंग क्रिमिनल की परिभाषा दे देगा। ठीक है, तो मान लो S2 का जो लॉ है उसने क्या किया, पर्सन X इज ए क्रिमिनल, तो क्रिमिनल घोषित कर दिया, एक्यूज्ड घोषित कर दिया मान लो S2 के कोर्ट ने उसको, पर्सन को, तो उनको अब कोई ना कोई सजा होगी बेसिकली। तो जैसे कि जेल में टर्म दे दिया, जेल टर्म फॉर 10 years। अब बताओ, नाउ इफ आई टॉक अबाउट जस्टिस, है ना, अब जस्टिस की परिभाषा समझाओ मेरे को एक बार कि जो S2 सोसाइटी है, तो उन्होंने अपने लॉ के अकॉर्डिंग जो उनका पिनल कोड होगा, जो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज होंगे, जो उनका मतलब एक रूल ऑफ लॉ, एक जो कानून का तरीका है, कानून के अकॉर्डिंग भी कोई भी पर्सन एक एडमिनिस्ट्रेशन को नुकसान पहुंचाए, एडमिनिस्ट्रेशन को खराब करने की कोशिश करे, तो उन्होंने ऐसा ऐसा लिखा हुआ है कि उसको इतने साल की मान लो सजा हो जानी चाहिए। तो इन्होंने S2 सोसाइटी के लॉ ने 10 years की इम्प्रिजनमेंट, जेल में उनको भेज दिया पर्सन X को। सो नाउ यू टेल मी, सो अकॉर्डिंग टू द S2 सोसाइटी, this is justice according to society S2, but according to society S1 this is injustice। क्या हो गया ये? according to society S1 this is injustice। कौन सा injustice? बेसिकली पॉलिटिकल injustice बोल सकते हैं उसको। सो ये दो एग्जाम्पल बेसिकली समझाने की कोशिश कर रहा था मैं कि जस्टिस के कन्फ्लिक्टिंग विजन समझ में आए क्या आपको, है ना। इस तरह जो एक सोसाइटी होती है, या फिर एक जो अपना नेशन ही लेके चलेंगे हम, या फिर एक स्टेट लेके चलो, बेसिकली हम अपना जो स्फेयर है, सैंपल है, वो एक डिस्ट्रिक्ट का ले रहे हैं, वो एक स्टेट का ले रहे हैं, या फिर पूरे अपने कंट्री का ले रहे हैं। मान लो एक राज्य का ले लिया, तो एक स्टेट का मान लो हमने सैंपल लेके चले हम। सो हमारा जो मतलब कि देखने का नज़रिया है कि वो हम स्टेट में देखेंगे। तो ये मान लो एक स्टेट है, तो अब स्वाभाविक है एक जो स्टेट होगा, स्टेट यानी कि संघ वाला नहीं, एक राज्य है, इधर राज्य है। स्टेट की अलग अलग डेफिनेशंस, अलग अलग परिभाषाएं देखने को मिलेगी पॉलिटी में। कई बार तो स्टेट को यूज़ करते हैं संघ की, जो हमारी यूनियन है, तो उसको स्टेट संघ बोल दिया। कई बार राज्य को भी स्टेट बोलते हैं। तो ऐसे वो अपने को अपनी इंटरप्रिटेशन से समझना पड़ता है कि ये स्टेट जो बोला है, जो लिखा है, किस लिए इसको लिखा गया है ना। तो स्टेट के अंदर अलग अलग टाइप की सोसाइटीज होंगी। तो ये सोसाइटीज़ में आगे मान लो ये एक S1 सोसाइटी है, तो इसमें अलग अलग टाइप की कम्युनिटीज़ भी होगी, C1, C2, C3 बोल दिया उनको, इस तरह से एनी टाइप ऑफ सोसाइटीज़। ओके, सो इधर सोसाइटीज़ भी बहुत सी हो सकती है, SN तक मान लो कितनी भी सोसाइटीज़ हो। तो एक सोसाइटी के अंदर ही इतनी इतनी कम्युनिटीज़ है, तो उनके बीच में भी क्लैशेस होना स्वाभाविक है, हो सकता है ना। ज़रूरी थोड़ी है सारे पीस में ही रहेंगे, किसी के साथ में किसी का कुछ यूँ इंटरेक्शन हो गया, कुछ ना कुछ हो गया। अब इनमें भी एक सोसाइटी में भी इतना मतलब कि वो एक अराजकता फैल सकती हो कभी कोई एक्सट्रीम सिचुएशन में। तो इनमें ये जो स्टेट है, इनमें भी हो सकता है कि आपस में किसी के विचार ना मिले, किसी में कुछ कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। तो वो इससे क्या होगा कि ये जो कंसर्न्ड पीपल होंगे इधर से, वो कंसर्न्ड पीपल आगे उभर के आएंगे। फॉर व्हाट? फॉर डिमांडिंग है कलेक्टिव डिसीजन, collective decision from the government और अथॉरिटी। और ये जो कलेक्टिव डिसीजन दिए जाएंगे, इसमें गवर्नमेंट के साथ में ये लोग क्या करेंगे, नेगोशिएशंस करेंगे।
नेगोशिएशंस करने के बाद में एक जो फाइनल डिसीजन आएगा दैट विल बी एक्सेप्टेड बाय द कंसर्न्ड पीपल। तो इसमें जो भी कंसर्न्ड ग्रुप होगा, मान लो वो वाला कंसर्न्ड ग्रुप ये हो। तो इस तरह से पॉलिटिक्स समझने की कोशिश कर रहे हैं हम, व्हाट इज पॉलिटिक्स। सो पॉलिटिक्स समझ में आया कि जो गवर्नमेंट एक्शन लेती है वो प्लस में सो द एक्शन विच गवर्नमेंट टेक्स एंड द एक्शंस दैट एक्सटेंड सच टाइप ऑफ एक्शंस लाइक कि हमारा हमने देखा कलेक्टिव डिसीजन विद द हेल्प ऑफ नेगोशिएशंस और इनसे एक फाइनल डिसीजन लेके आए। तो एक पॉलिटिक्स की ये परिभाषा होगी पॉलिटिक्स की। नेक्स्ट वन, तो विजन इट अराइजेस फ्रॉम कन्फ्लिक्टिंग विजन्स ऑफ जस्टिस एंड इंक्लूड नेगोशिएशन, प्रोटेस्ट एंड पॉलिसी डिबेट्स। तो अभी कन्फ्लिक्टिंग विजन देख लिया हमने जस्टिस का। सो कन्फ्लिक्टिंग विजन्स ऑफ जस्टिस, जस्टिस के इतने कन्फ्लिक्टिंग विजन्स हो सकते हैं। तो उससे आगे क्या होंगे, पॉलिसी डिबेट्स होंगे। मान लो आगे कोई प्रोटेस्ट शुरू हो जाए और उनसे क्या डिमांड निकल आए कि कलेक्टिव डिसीजन लेना है। सीडी लिख दिया उसको, बार बार अब लिखता जा रहा हूँ मैं। सो नेगोशिएशंस हो सकते हैं, प्रोटेस्ट हो सकते हैं, पॉलिसी डिबेट्स हो सकते हैं। ये समझ पा रहे हो, जस्टिफाइड है ये लाइन कि जस्टिस के जो एग्जांपल देखे, मान लो वो तो दो एग्जांपल थे बेसिकली। एक जस्टिस की पूरी होलसेल परिभाषा लेके चले हम, तो उससे ये होना स्वाभाविक है कि जस्टिस के कन्फ्लिक्टिंग विजन होना, उनसे क्या हो सकता है पॉलिसीज में डिबेट्स होने शुरू हो जाए कि सरकार जो पॉलिसियाँ बना रही है, नीति बना रही है, उनमें डिबेट होना शुरू हो जाए कि सरकार ये सही कर रही है या नहीं कर रही। प्रोटेस्ट होना स्वाभाविक है। मान लो वही एग्जाम्पल सोसाइटी वाला लिया, उसमें कोई भी कंसर्न ग्रुप क्या है इनजस्टिस फील करे तो वो क्या प्रोटेस्ट पे आ जाएगा। फिर आगे वही होता है नेगोशिएशन, कलेक्टिव डिसीजन होंगे। और ये हमने कलेक्टिव डिसीजन वाला समझ लिया कि कैसे कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन पैदा हो जाए तो कैसे सरकार के साथ में जो कंसर्न ग्रुप ऑफ पीपल है वो किस तरह से नेगोशिएशन करता है। यहाँ तक डाउट किसी को? कुछ समझाना पड़ेगा और समझ में आ गया? सो एग्जाम्पल्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, एजुकेशन, इकोनॉमी, पब्लिक कैंपेन्स एंड एवरीडे एक्ट्स लाइक क्यू जंपिंग रिफ्लेक्ट पॉलिटिक डायनेमिक्स। तो इसके एग्जाम्पल्स कुछ देखते हैं हम। एग्जाम्पल्स, सो एग्जाम्पल्स इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज एजुकेशन की भी हो सकती है, एजुकेशन, इकोनॉमी, है ना। तो गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई है एजुकेशन पे या इकोनॉमी पे, सरकार ने कोई नीति बनाई है एजुकेशन पे या इकोनॉमी पे। तो एजुकेशन पे भी यदि सरकार कोई पॉलिसी बनाएगी तो जो एग्जीक्यूटिव्स मान लो पॉलिसी बनाने की कोशिश कर रहे हो तो उसमें क्या होगा, या फिर लेजिस्लेचर कोई यूँ नया उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना चाह रही हो तो क्या होगा, पार्लियामेंट में ही देखोगे तो वहाँ पे उनके बीच में क्या होगी, डिबेट होगी, बहस होगी। फिर वो एक मेजोरिटी के तहत क्या कोई डिसीजन पे आएंगे। तो एक डिबेट तो वहीं पे देखने को मिल गया। अब मान लो आगे न्यूज़ पे कुछ चल रहा है लंबा कि डिसीजन पार्लियामेंट ले नहीं पा रही हो, मान लो उसका कि जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बदलाव लेके आना है गवर्नमेंट को, तो वो मान लो कि कुछ महीने तक चला हो तो न्यूज़पेपर उसकी डेली कवरिंग देंगे अपने को। तो आम नागरिक अपने अपने ओपिनियन बनाएगा कि ये पॉलिसी जो है हमारे लिए लागू होनी चाहिए या नहीं लागू होनी चाहिए। तो वो भी अपनी अपनी राय बनाएंगे और अपना अपना क्या है उसमें कि जैसे कि क्या होना चाहिए। तो वो भी एक ग्रुपिज्म बनना स्वाभाविक हो सकता है कि एक ग्रुप ऐसा चाहे कि ये पॉलिसी पास हो जानी चाहिए, एक ग्रुप ऐसा हो कि वो पॉलिसी पास नहीं होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे एजुकेशन की कोई पॉलिसी हो या फिर कोई जैसे इकोनॉमी की पॉलिसी हो, जैसे कोई टैक्स रिफॉर्म करना हो कि टैक्स जो भरना है कि उसमें सरकार ने टैक्स इंक्रीज कर दिए थी, तो मान लो पार्लियामेंट में या कोई एक जो न्यूज़ चैनल है उस पर ही कुछ इंटेलेक्चुअल्स आके आपस में डिबेट कर रहे हैं कि जो सरकार ने टैक्स बढ़ाया है वो देश की इकोनॉमी के लिए बढ़िया है। मान लो दूसरी तरफ एक कन्फ्लिक्टिंग आर्ग्यूमेंट देने वाला जो वक्ता है वो ये कहने लग जाए कि नहीं, कि आम नागरिक है उसके लिए कितनी दुविधाएं बढ़ने लग गई अब कि वो क्या सरकार के लिए कमाएगा, जो कुछ भी कमाएगा उसका इतना इतना टैक्स। तो इसका एक पीछे एक एग्जांपल भी आया था। तो टैक्स इतने बढ़ा दिए तो उसका एक जैसे ट्विटर जो अभी एक्स बोलते हैं जिसको सोशल मीडिया वगैरह पे, उसका जैसे टैक्स टेररिज्म नाम दे दिया गया उसका, कि सरकार ने इतने ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिए कि जो गवर्नमेंट जॉब करने वाले हैं तो उनका मतलब कि सेविंग्स इतनी कम होती जा रही है कि सरकार को इतना उनको एक फिरौती टाइप टैक्स के रूप में भरनी पड़ रही है। तो कन्फ्लिक्टिंग विजन्स, कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ ये निकल के आ रहे हैं। तो ये होना स्वाभाविक है कि जो एक गवर्नमेंट एक्शन दे, जो गवर्नमेंट कुछ डिसीजन दे, पॉलिसी बने, तो उन पे ये अलग अलग इस तरह से पॉलिसी डिबेट्स हो सकते हैं। देन पब्लिक कैंपेन्स। तो पब्लिक कैंपेन्स तो जैसे कि एक कोई भी एग्जांपल ले लिया,
नेता एक जो होता है वो एक रैली वगैरह निकालता हो, कोई एजेंडा हो उसका, जैसे किसानों का कोई लीडर हो, वो एक पब्लिक कैंपेन निकाल रहा हो, तो वो जो कैंपेन निकाला जा रहा है, पब्लिक रैली निकाली जा रही है, तो वो बेसिकली उसका मुद्दा होगा, कोई ना कोई मुद्दा ये होगा कि किसानों ने क्या है सरकार से वो किसानों को लगा हो कि सरकार हमारे हित में क्या है कि पॉलिसीज़ नहीं बना रही एग्रीकल्चर के रिलेटेड। तो ऐसे ये तो एक एग्जाम्पल है, इस तरह से समझ सकते हैं कि पब्लिक कैंपेन तब होंगे जब जो पब्लिक होगी, जो ग्रुप ऑफ पीपल होगा, वो अनसेटिस्फाइड हो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ या एक्शन से, है ना, तो वो भी पॉलिटिक्स होती है। पॉलिटिक्स की बात करें कि पॉलिटिक्स क्या होती है, देन एवरीडे एक्ट्स लाइक क्यू जंपिंग रिफ्लेक्ट पॉलिटिकल डायनेमिक्स। क्यू जंपिंग, सो क्यू जंपिंग से क्या समझे आप, मान लो कि 20 जने लाइन में लगे हैं बैंक में, उनको कैश जमा कराना है, तो एक पीछे से कोई वीआईपी आया और सीधा यूँ अंदर कैश जमा कराने चला गया कैशियर के पास में, तो मान लो उसको कुछ मानने वाले एक दो भगत खड़े हो लाइन में, तो वो उनको तो ठीक फील लगेगा कि वो उस बंदे की रिस्पेक्ट करते हैं, पर मेजोरिटी ऑफ द पीपल 18-19 यूँ चिल्लाएंगे कि हम कि यूँ कि पागल है क्या कि लाइन में खड़े और ये अपने आप की क्यों जंप कर गया कि ये कोई वीआईपी आया और हम आधे घंटे से खड़े और इसको आते ही वीआईपी ट्रीटमेंट दे दिया, तो ये भी पॉलिटिक्स है। सो पॉलिटिक्स के अलग अलग अपने को थोड़े थोड़े रूप देखने को मिल रहे हैं इधर। तो व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, अब आते हैं पॉलिटिकल थ्योरी पे। तो पॉलिटिक्स क्या है, समझ में आया आपको? नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज पॉलिटी। पॉलिटी को पॉलिटिकल थ्योरी भी बोल सकते हो। सो इन पॉलिटी वी विल स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ आइडियाज शेपिंग गवर्नमेंट्स एंड सोसाइटीज, कि कुछ आइडियाज होते हैं उनका अध्ययन करना अपने को। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ आइडियाज शेपिंग सोसाइटीज, ऐसे आइडियाज जिनमें पोटेंशियल हो, जिनमें इतनी ताकत हो कि वो एक समाज को, एक देश को, या फिर बहुत से देशों को, यानी कि वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल पे कुछ मास चेंज लाने का पोटेंशियल रखते हो। तो ऐसे आइडियाज़ हमने देखे थे 10th में, कि जो 10th का जो नेशनलिज्म इन यूरोप का चैप्टर शुरू हुआ था, तो उसमें कौन कौन से आइडियाज़ देखे ऐसे, बताओ कोई? लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम और नेशन का उधर जैसे नेशनलिज्म का कंसेप्ट देखा था, है ना। तो कौन से ऐसे आइडियाज हो सकते हैं? इक्वेलिटी, जस्टिस की बात कर ली हमने अभी, जैसे कि लिबर्टी, जैसे कि फ्रीडम, जैसे कि फ्रेटर्निटी क्या होता है? भाईचारा, कलेक्टिव बिलोंगिंग, सेंस ऑफ वननेस, एक देश के सभी नागरिक ये समझे कि हम इस देश का हिस्सा है, हमें कोई भी विभिन्नताएं नहीं है, कोई भी हमें अलग अलग नहीं है, हम सभी। तो वो सारे अपने को जैसे इंडिया में अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उनका धर्म कोई भी हो, उनकी कम्युनिटी कोई भी हो, वो है तो इंडियन ही, अपने आप को इंडियन ही डिफाइन करते हैं। लेकिन इससे पहले हिस्ट्री में बहुत सी आइडिया ऑफ नेशन ही नहीं था। तो जैसे कि उस टाइम की बात करें तो जैसे एक आइडिया है था नेशनलिज्म का, कि बस राजा होते थे और उनके कुछ साम्राज्य होते थे। तो वो एज ऑफ मोनार्की देखा था हमने। तो मोनार्की से डेमोक्रेसी में जो एक ट्रांजिशन हुआ था, शिफ्ट हुआ था, तो उसमें ये कुछ आइडियाज उभर के आने शुरू हो गए थे। फंडामेंटल राइट्स जैसे लोगों को पता लगने लग गया था लिबर्टी और फ्रीडम से, कि लिबर्टी और फ्रीडम जो होगा तो उससे एक डिराइव्ड कंसेप्ट क्या आ गया था? फंडामेंटल राइट्स का, कि लोगों के भी कुछ फंडामेंटल राइट्स भी होते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सारा कुछ। तो वैसे लिबर्टी और फ्रीडम में क्या डिफरेंस होता है? भाई लिबर्टी का मीनिंग भी हम बोल देते हैं आज़ादी, फ्रीडम का मीनिंग भी बोल देते हैं आज़ादी, तो इनमें डिफरेंस क्या होता है बताओ? इनको एक ही बोल दो ना, कि फ्रीडम बोल दो या लिबर्टी बोल दो, बार बार ये लिबर्टी भी लिखते हो फ्रीडम भी लिखते हो, उसका क्या मतलब है? सो लिबर्टी एंड फ्रीडम, लिबर्टी एंड फ्रीडम। लिबर्टी होती है ना वो फ्रीडम विद सम रेस्ट्रिक्शंस दी जाती है, पर फ्रीडम में ना कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, रेस्ट्रिक्शन किसी भी टाइप का नहीं होता। एग्जाम्पल घर पे देख लो, है ना, पेरेंट्स है ना आपको पढ़ने की लिबर्टी देते हैं, आपको मान लो खेलने की भी लिबर्टी दे देते हैं, पर
मान लो बाहर चले गए पेरेंट्स, तो आपको कह के जाएंगे कि बेटा टाइम टेबल से पढ़ भी लेना और यूँ क्या है फिर खेल भी लेना थोड़ा। तो लिबर्टी दी है उन्होंने आपको, फ्रीडम नहीं दी कि जी करे तो पढ़ लेना, और खेलने का क्या है कि घर में कितनी तोड़ फोड़ कर लेना तुम, है ना। वो फ्रीडम है कि कुछ भी करो अपनी मर्जी का, जो मर्जी का मालिक हो जैसे कोई। फ्रीडम में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। अब मान लो घर में यूँ तो उत्पात मचा दिया, दोस्तों को बुला लिया, अंदर कुछ गेम खेलने लग गए, घर का पूरा की एक स्ट्रक्चर ही अलग सा कर दिया, इधर उधर बिखरा पड़ा है घर, पेरेंट्स आए तब तो आके क्या है उसको डांट पड़ेगी, उसको कैसे भी पेरेंट्स टैकल करेंगे। सो दैट वॉज फ्रीडम। यदि उसको जो चिल्ड्रन जो पेरेंट्स ने फ्रीडम दी थी उसको मान लो उन्होंने एक तरह से अब्यूज ही किया उस कंसेप्ट को। बट लिबर्टी क्या है, पेरेंट्स ने कहा था कि हम बाहर जा रहे हैं जैसे, तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बोर्ड की क्लास है तुम्हारी, कम से कम भी 3-4 घंटे पढ़ लेना, नहीं तो फिर 2-3 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना, और थोड़ा टीवी देख लेना, माइंड फ्रेश कर लेना, और थोड़ा क्या है कि खेल कूद कर लेना। तो टीवी वाला कंसेप्ट लिबर्टी में क्या है कि ये सारे कॉम्बिनेशन, स्टडी, गेम्स और जैसे माइंड फ्रेश करने के लिए टीवी वगैरह। लेकिन इधर फ्रीडम का देखोगे, सारा दिन 24 घंटे टीवी देखने लग गए। मान लो पेरेंट्स एक दिन के लिए बाहर गए हो, बस टीवी के आगे बैठे हुए हो, पेरेंट्स आए तब तक आंखें यूँ लाल होगी सूझ के कि टीवी देखा है। सो आइडिया क्लियर है लिबर्टी और फ्रीडम में क्या डिफरेंस है ना। अब इधर जैसे सरकार, जैसे अपनी इंडिया की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आइडियाज दिए गए हो, जैसे कि लिबर्टी, तो जो एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वगैरह ये, या फिर फ्रीडम टू फॉर्म ग्रुप्स, ऐसा कुछ दिया जाए। तो उसमें क्या है कि सरकार उसमें ये लोगों को उस तरह से नहीं उसमें परमिशन देती कि यू आर फ्री टू क्रिएट सम वायलेंस इन द सोसाइटी। ऐसा नहीं होता। मान लो कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जिनके आइडियाज एक जैसे हो, वो इकट्ठे हो सकते हैं लिबर्टी के अंदर। लिबर्टी उनको ये दी गई है कि आप इकट्ठे हो जाओ, कुछ आइडियाज़ फॉर्मुलेट कर लो, वो आइडियाज़ से मान लो कुछ सरकार से बदलाव चाहते हो तो उसके लिए फ्रीडम है। संगठन, पॉलिटिकल संगठन बना सकते हो, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बना सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं हो कि मान लो 100 या 1000 लोग इकट्ठा हो गए और यूँ सड़कों पे उतर के कि सारा ही मतलब कि यूँ सरकारी प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुँचाने लग गए, वो इसमें कैटेगरी में आ जाएगा कि ऐसी फ्रीडम सरकार ने नहीं दी है, हमको लिबर्टी जैसे दी है। ओके, ठीक है, नोट करो इनको। तो हम बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल थ्योरीज में ऐसे आइडियाज़ की सिस्टमेटिक स्टडी करेंगे हम, जो आइडियाज़ क्या हो, पोटेंशियल रखते हो, कैपेबिलिटी रखते हो, समाज में या एक नेशन में या फिर एक इंटरनेशनल लेवल पे बदलाव लाने की जिसमें क्षमता हो। ऐसा एक एग्जांपल मास लेवल पे देखा था यूरोप में, नेशनलिज्म। जैसे नेशनलिज्म का जो आइडिया था, हिला के रख दिया था पूरी वेस्टर्न सोसाइटी को, और धीरे धीरे जैसे इंडिया में आया था तो हम क्या है आज जो डेमोक्रेटिक कंट्री बने हुए हैं तो इस आइडिया से ही बने हैं बेसिकली। तो ये आइडिया यदि नहीं आया होता ना तो आज कोई राजा हम पे राज कर रहा होता, मोनार्की होती हमारी। तो पॉलिटिकल थ्योरी क्लैरिफाइज कंसेप्ट्स, एग्जामिन्स मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल थ्योरी है ना, तो कंसेप्ट्स के बारे में बताती है। कैसे कंसेप्ट्स के बारे में? पॉलिटिकल थ्योरी टेल्स अस अबाउट सम कंसेप्ट्स लाइक डेमोक्रेसी, लाइक सेक्युलरिज्म, लाइक रूल ऑफ लॉ, है ना। तो ऐसे कंसेप्ट्स जिनकी अपने को क्लैरिटी दे। कैसे कंसेप्ट? डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्या है, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको डेमोक्रेसी के कंसेप्ट को देखा कि पीछे जो ग्रीस से जैसे इसका कंसेप्ट शुरू हुआ था, धीरे धीरे उसको इंप्लीमेंट करके देखा। तो जिन जिन कंट्री में सक्सेस हुआ, आगे और कंट्रीज इनको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। और डेमोक्रेसी आज जो हम बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड बने हुए हैं, तो हमारा एक जैसे कि जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ही मान लो, तो वो फॉरेन कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनसे भी बहुत से आइडियाज़ हमने बोरो किए हुए हैं, और हमारे अकॉर्डिंग उनको जो हमारे लिए सूटेबल थे उनको वैसे हमने इंटरप्रेट भी किया, री इंटरप्रेट भी किया उनको। सो डेमोक्रेसी की जो लोकतंत्र की बात करते हैं हम, ऐसे कंसेप्ट की हम स्टडी करेंगे। ये बेसिकली इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं हम, क्या करना है अपने को इसमें पहले चैप्टर में। देन सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष, कि सारे धर्मों को क्या है सम्मान, एक समान आदर करना है, कोई भी धर्म बड़ा छोटा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, सबको एक जैसा धर्म मानता है, किसी के साथ में भेदभाव नहीं है कि कोई धर्म बड़ा है कोई छोटा है। नाउ रूल ऑफ लॉ। सो व्हाट डू यू मीन बाय रूल ऑफ लॉ? एनीवन? रूल ऑफ लॉ, तो एक टाइम था मोनार्की का, और एक ट्रांजिशन शिफ्ट हुआ डेमोक्रेसी। लेट्स से डेमोक्रेसी विथ ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेरे को बात बताओ कि रूल ऑफ लॉ डेमोक्रेसी में ज़्यादा देखने को मिलेगा या फिर इधर मोनार्की में? डेमोक्रेसी में। वेरी गुड। सो इधर कॉन्स्टिट्यूशन ने जैसे अपने को ड्राइव करके एक बात बता दी कि
हमारी कंट्री में जैसे रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट होगा। और यहाँ पे मान लो कि एक किंग है, सुप्रीम अथॉरिटी वही है। सो यदि लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहेंगे तो ये राजा क्या कहेगा, यहाँ से इसको समझेंगे, किंग इज द लॉ। क्या बोला, जो राजा है वही कानून है। जस्टिफाई भी हो रही है स्टेटमेंट। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, लॉ इज द किंग। लॉ इज द किंग। और ये लॉ कहाँ से उभर के आया, कहाँ से ड्राइव हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन से। सो हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है। सो सारे जो तीनों ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही अपनी सारी पावर को ड्राइव करते हैं। सो इनका डिफरेंस समझ में आ गया। सो रूल ऑफ लॉ यानी कि एक कंट्री का जो बेसिक स्ट्रक्चर है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो एक सेट ऑफ लॉज के अंतर्गत होगा। तो ऐसे कुछ लॉज होंगे वही कंट्री को, जैसे अपने को यूँ एडमिनिस्टर करना है तो इनके मान लो कुछ लॉज होते होंगे, और इनसे एक लॉ जो सबसे सुप्रीम होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। बाद में ये सब्सिडियरीज लॉज हो गए, जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर कोई एग्जीक्यूटिव ने ऑर्डिनेंसेस वगैरह बना दिए, कोई और मान लो कि पार्लियामेंट अपनी लोकसभा राज्यसभा सेशन में ना हो, तो क्या उनका कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए, मान लो कि एक लॉ बनाना जरूरी हो जाए छोटा सा, तो पार्लियामेंट सेशन में नहीं आ रही, कुछ उनकी मजबूरी है, मान लो सेशन में नहीं आ पा रही, तो क्या उनका वेट करेंगे क्या पार्लियामेंट सेशन में आएगी तब तक। तो एग्जीक्यूटिव्स को जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बोलते हैं, वैसे डीएम बोलते हैं, कलेक्टर पुरानी परिभाषा है अंग्रेजों के टाइम की। सो जैसे डीएम को जैसे कुछ प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दिए कि अब वो ऑर्डिनेंसेस बना सकते हैं जैसे, तो कुछ एक पावर उनको दी गई है कि ऐसे आपातकालीन सिचुएशन में या फिर ऐसी कोई सिचुएशन यूँ अराइज हो जाए जहाँ पे जो अपनी पार्लियामेंट या सेशन में नहीं आ रही, तो वो ऑर्डिनेंसेस कुछ बना देंगे। या फिर और कोई मान लो कि सबसे इंफीरियर, सबसे नीचे का लो कुछ समझे तो पर्सनल लॉज जो होते हैं, पर्सनल लॉज किनके, कोई कम्युनिटीज़ के, जैसे मैरिज लॉ, कोई जैसे हिंदुओं में अलग है, इस्लाम में अलग है, सिखों का अलग है, तो वो कस्टम्स जो लॉज हैं वो पर्सनल लॉज के तहत आ गए। तो यानी कि ये इस तरह के कोई ऑर्डिनेंस वगैरह हो गया, ऑर्डिनेंसेस वगैरह, ये सारे लॉज क्या होते हैं, इसके इंफीरियर होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के। मान लो इनमें से ये लॉ हो कोई, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को वायलेट कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ लिखा है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, उसको मान ही नहीं रहा, तो ये लॉ क्या है, इनवैलिड हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ये माना नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को नहीं मान रहा। सो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज द सुप्रीम लॉ एंड एवरी लॉ विच इज अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ दे आर inferior to the constitutional law, and if they do not agree with the constitutional law, those laws will be considered as void. उनको माना नहीं जाएगा, अमान्य कानून हो जाएंगे वो यदि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को नहीं मानते तो रूल ऑफ लॉ समझे कुछ थोड़ा थोड़ा। तो ऐसे आइडियाज़ अपने को पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ने हैं, ये कंसेप्ट जैसे कि अभी लॉ, रूल ऑफ द लॉ, जैसे कि डेमोक्रेसी, जैसे कि वो पुराना हमने पढ़ा था 10th में नेशनलिज्म, और इसके अलावा जैसे कि डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, और कुछ थिंकर्स का भी योगदान पॉलिटिकल थ्योरी में देखना पड़ता है, जैसे प्लेटो, जैसे रूसो, जैसे मार्क्स, जैसे गांधी, जैसे अंबेडकर। तो ये कुछ प्रोमिनेंट पॉलिटिकल थिंकर थे जिन्होंने हिस्ट्री में उन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी में इतना ज़्यादा योगदान दिया कि इनको आज तक जो इनकी आइडियोलॉजीज थी उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है प्रशासन में, पॉलिटी में, तो वो इनको पढ़ना जरूरी हो गया था। यानी इनके अंदर पोटेंशियल था इनके आइडियाज़ में कि इनको आज भी हम अपने समाज में, अपने देश के शासन में, प्रशासन में इम्प्लीमेंट करें ना, तो हम क्या है कि एक व्यवस्थित तरीके से आगे अपने एडमिनिस्ट्रेशन को लेके चल सकते हैं। तो रेलेवेंस क्या होता है इनका, जैसे ये हम कंसेप्ट पढ़ेंगे तो कंसेप्ट्स इवॉल्व विद टाइम, इस समय के साथ में कोई भी कंसेप्ट होगा वो इवॉल्व होगा। तो कैसा कंसेप्ट, जैसे कि राइट टू लाइफ नाम का कोई कंसेप्ट, राइट टू लाइफ कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों को दिया, तो एक समय था जब राइट टू लाइफ दिया गया, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ में उसको रीइंटरप्रेट करना भी जरूरी हो जाता है। तो धीरे धीरे जैसे कि उसको जैसे रीइंटरप्रेट किया गया, रीइंटरप्रेट करके क्या बोला गया, राइट टू लिवलीहुड, लाइवलीहुड जो हमारा जीवन शैली है तो वो एक ढंग की हो, तो हमारा कुछ मिनिमम वेजेस हो, हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन बढ़िया हो, तो राइट टू लिवलीहुड को भी क्या है, जैसे राइट टू लाइफ के अंतर्गत उसको इंक्लूड कर दिया। तो इस तरह से रीइंटरप्रेट करना जरूरी हो जाता है टाइम टू टाइम, जो एक कंसेप्ट्स है तो वो जरूरी नहीं है जो आज उसकी एक मान्यता है तो वो आज से 50 साल बाद में सेम नहीं हो सकती। यही तो पॉलिटिकल डायनामिक्स अपने को पढ़ना होता है, तो उस समय में उस टाइम के अकॉर्डिंग उसको रीइंटरप्रेट करना बहुत जरूरी हो जाता है। सो कंसेप्ट्स रिक्वायर रीइंटरप्रिटेशंस ऑल्सो।
और इसमें नए नए चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे डिजिटल प्राइवेसी। तो डिजिटल प्राइवेसी इसका भी री इंटरप्रिटेशन करना ज़रूरी हो जाता है। कुछ साल पहले डिजिटल प्राइवेसी लोग जानते नहीं थे क्या है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल इतना इवोल्यूशन नहीं हुआ था, डेवलपमेंट नहीं हुआ था। लेकिन आज के टाइम पे डिजिटल प्राइवेसी एक बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है। तो जो फेसबुक के CEO है, जो एक्स के ट्विटर के CEO एलोन मस्क है, मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक CEO है, तो इनके भी अकाउंट हैक हो गए। फेसबुक अकाउंट हैक हो गया मार्क जुकरबर्ग का, एलोन मस्क का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया, एक्स जो बोलते हो अभी। तो हैकर्स ने ऐसा किस लिए किया कि हैकर्स बेसिकली वो एक समाज से यूँ चाहते थे कि अटेंशन चाहते थे कि हम इनका भी यूँ, और उनको बेसिकली डिफेम करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई इतनी बड़ी ये कंपनी चला रहे हैं और उनको जैसे हैक किया तो उन्होंने। तो बेसिकली हम समझ पा रहे होंगे कि डिजिटल प्राइवेसी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मान लो कि इतने यूँ एलोन मस्क और मार्क जुकरबर्ग जैसे लोगों का अकाउंट हैक हो सकता है, तो हमारा डाटा कितना सिक्योर है, ये एक क्वेश्चन पैदा करते हैं। अब आधार कार्ड है, सबके लिए ज़रूरी है। आधार कार्ड में बायोमेट्रिक्स देते हो, अपने फिंगरप्रिंट्स देते हो, आइरिस स्कैन होती है, वो डाटा गवर्नमेंट के पास में मतलब चला जाता है, तो गवर्नमेंट उसको कैसे भी यूज़ कर सकती है। बेसिकली इस पर डिबेट भी चला था न्यूज़पेपर में कि जो आधार वाला जो मतलब बायोमेट्रिक्स यूज़ की जाती है, या फिर गवर्नमेंट एग्जाम कोई भी होगा ना, तो उसमें क्या होगा, बायोमेट्रिक्स लिए जाते हैं पहले, कि सेम जैसे आधार कार्ड बना था तो वैसे ही फिंगरप्रिंट्स वगैरह रखने पड़ते हैं, आइरिस स्कैन की जाएगी, ऐसा कुछ करके। तो वो उस पर भी मतलब कि एग्जाम्स जब होते हैं तब भी हमसे बायोमेट्रिक्स ले लेते हैं। तो बेसिकली हमारा डाटा गवर्नमेंट की अब दया पे है, यदि वो चाहे तो हमारा डाटा यूँ प्राइवेट नहीं है, वो उनको एक्सेस कर सकते हैं गवर्नमेंट, और वो ना चाहें तो मतलब बेसिकली उन वल्नरेबिलिटी हो गया हमारा डाटा गवर्नमेंट के हमारे लिए, क्योंकि गवर्नमेंट उसको एक्सेस कर सकती है। कुछ क्राइम हो तो पुलिस है, तो वो बेसिकली इसका फ़ायदा भी है कुछ, कि पुलिस है, किसी का फ़ोन ट्रैक कर लिया, किसी का अकाउंट हैक करके पुलिस ने देख लिया कुछ क्या है, तो उसके फ़ायदे भी है और उसके नुकसान ज़्यादा है। सो डिजिटल प्राइवेसी जो एक कंसेप्ट है, बेसिकली इसकी बात कर रहे थे, ये टाइम के साथ इतना इवॉल्व होता जा रहा है। तो जो डिजिटल लॉज बनाए जाएंगे, अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया हुआ है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आएगा तो वो क्या है कि पॉजिटिव भी उसके बहुत से यूज़ देखने को मिलेंगे, और नेगेटिवली वो ह्यूमैनिटी मानवता के लिए खतरा बन सकता है यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को कि ढंग से रेगुलेट नहीं किया गया तो। सो ऐसे भी टाइम के साथ इवोल्यूशन देखने को मिलेंगे। तो अपने को जो कंसेप्ट है, तो जो लॉज है, तो वो री इंटरप्रेट करने पड़ जाते हैं। सो पॉलिटिकल थ्योरी में कुछ एक क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए अपने को, कुछ एक क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ऐसे क्वेश्चन जैसे कि हाउ शुड सोसाइटीज बी ऑर्गेनाइज्ड, हाउ शुड सोसाइटीज बी ऑर्गेनाइज्ड। तो बेसिकली आज तक जो पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ी है, पॉलिटी पढ़ी है, तो बेसिकली जो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है या फिर कोई भी पॉलिटी के कंसेप्ट्स बनाए हैं, तो वो यही कोशिश करते हैं कि जो सोसाइटीज़ है, जो हमारा समाज है, जो हमारा नेशन है, उसको किस तरह से एक सुव्यवस्थित ढंग से उसको मतलब की संरचना की जाए, कैसे उसको कैसे उसको एक स्ट्रक्चर उसका समाज का कैसे बनाया जाए। सो हाउ शुड सोसाइटीज़ बी ऑर्गेनाइज्ड, पॉलिटी से ये डिफाइन हो जाता है। इसका एग्जाम्पल, इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लो हमको कौन बताता है हमारी पॉलिटी कैसे होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है हमारे लिए कुछ क्या क्या डिफाइन किया। जैसे समाज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसी व्यवस्थाएं बना के दी हमको। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा हमने, तो हम उसमें देखेंगे कि फेडरलिज्म, और ये फेडरलिज्म पे अभी सर्कल कर रहा हूँ मैं, इसका आगे डिस्कशन करूँगा क्यों सर्कल किया। जैसे कि डिवीजन ऑफ पावर्स, एस लगाना जरूरी है इधर, देन सेपरेट, नहीं उधर एस नहीं लगेगा, डिवीजन ऑफ पावर एंड, अभी इनकी डिस्कशन करेंगे हम, सेपरेशन ऑफ पावर्स, इधर एस लगाना पड़ेगा अपने को। सो डिवीजन ऑफ पावर, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे मतलब सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए मान लो एक कंसेप्ट दिया, डिवीजन ऑफ पावर, पावर का डिवीजन। तो पावर का डिवीजन कैसे, सेंटर को कुछ पावर दी, स्टेट को कुछ पावर दी, और उन दोनों ने मिलकर मान लो कुछ लोकल अथॉरिटीज़, लोकल गवर्नमेंट को पावर दी। तो ये जो पावर है ना, तो ये कोई प्लूरल कंसेप्ट तो है नहीं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बात कर रहा है कोई एब्सोल्यूट पावर की बात कर रहा है, और वही पावर का तो विभाजन होगा ना। मान लो कि एक 3 भाई हो मान लो घर पे, और एक सेब हो बड़ा सा, तो वो क्या है, एक ही सेब को तो 3 बराबर हिस्सों में काटेंगे ना। तो उसी तरह डिवीजन ऑफ पावर भी ऐसे ही होगा, कुछ पावर सेंटर को चली गई, कुछ स्टेट को चली गई। ऑन द अदर हैंड सेपरेशन ऑफ पावर्स, इसका क्या मतलब है। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या बोलती है अपने को थ्योरी, कि यहाँ पे लेजिस्लेचर है,
यहाँ पे एग्जीक्यूटिव है और यहाँ पे जुडिशरी है। तो यानी कि इन सब की पावर्स है अलग अलग सेपरेट कर दिया हमने। इसकी कुछ पावर है, एग्जीक्यूटिव की कुछ पावर है और जुडिशरी की कुछ पावर है। सो सेम कंसेप्ट। तो मान लो कि वही तीन भाइयों का एग्जांपल लेके देखते हैं हम। तो घर पे मान लो 10 एप्पल्स रखे हो, 3 है तो 9 एप्पल्स मानते हैं। तो 9 एप्पल्स रखे हो तो उनको क्या किया, पेरेंट्स ने 3-3 एप्पल तीनों भाइयों को दे दिए। सो 9 एप्पल डिस्ट्रीब्यूट हो गए ना। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर दी। जैसे एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल ये हो गया कि जो 3 ब्रदर्स हैं, ब्रदर 1, ब्रदर 2 एंड ब्रदर 3, तो इसको जैसे कि 3 एप्पल्स दे दिए, इसको 3 एप्पल्स दे दिए और इसको 3 एप्पल्स दे दिए। अब मान लो कि ये डिवीजन ऑफ पावर हमने सेपरेशन ऑफ पावर हमने समझ लिया। डिवीजन ऑफ पावर कैसे हो जाएगा? तो मान लो एक ग्रुप हो कि इसमें से एक बड़ा भाई हो, बिग ब्रदर, और एक क्या हो कि यंगर ब्रदर, छोटे भाई का ग्रुप हो। तो 3 भाइयों में मान लो एक बड़ा भाई हो और 2 छोटे भाई हो, और ये एक ही घर पे मान लो एप्पल हो। तो ये मान लो बड़े भाई को कुछ क्या है कि आदर देते हुए कि ये बड़ा है, तो एप्पल का क्या है कि मान लो एप्पल ऐसा होगा, तो एप्पल को मान लो ऐसे काट दिया, तो 65% एप्पल का हिस्सा मान लो इसको दे दिया और बचा हुआ क्या हुआ 35 जैसे कि इन छोटे भाइयों को दे दिया। सो डिवीजन ऑफ पावर यानी कि सिंगुलर और प्लूरल कैसे लिखा हुआ है, तो ये कंसेप्ट है कि पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो होल सोल एब्सोल्यूट पावर वो कैसे सेंट्रल स्टेट में डिवाइड करनी है, डिवीजन ऑफ पावर वो बताता है अपने को। सेपरेशन ऑफ पावर्स की तीनों के बीच में, तीनों को कौन कौन सी पावर्स देनी है अपने को, वो बता देता है। तो ये थोड़ा थोड़ा होपफुली आपका क्लियर हो गया होगा। तो हम देख रहे हैं कि ये डिवीजन ऑफ पावर, तो सेंटर और स्टेट को पावर दी, दो सेंटर को कुछ पावर दी, स्टेट को कुछ पावर दी, और इन्होंने मान लो अपने बड़प्पन में दोनों ने मिला के कुछ लोकल गवर्नमेंट को पावर दे दी हो। तो दिस इज डिवीजन ऑफ पावर, सेंटर, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट। तो हमने कोशिश की है ना समाज को कैसे, सोसाइटी को व्यवस्थित किया जाए। दूसरा कंसेप्ट देखेंगे, सेपरेशन ऑफ पावर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स हो गया मान लो इधर, और वर्टिकली इसको मैं देखना चाहूँ ऐसे, इधर डिवीजन ऑफ पावर बोल दूँ इसको। तो डिवीजन ऑफ पावर बोलूँगा तो एक सेंटर की लेजिस्लेचर होगी, एक स्टेट की मान लो लेजिस्लेचर हो जाएगी, और एक लोकल लेवल की भी लेजिस्लेचर हो जाएगी। इधर सेंटर के कुछ एग्जीक्यूटिव हो जाएंगे, इधर स्टेट के कुछ एग्जीक्यूटिव हो जाएंगे, इधर क्या होंगे लोकल लेवल के कुछ एग्जीक्यूटिव हो जाएंगे, और ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी होती है। कभी भी ये मत बोलना कि हमारी जुडिशरी डिवाइडेड है, हमारी जुडिशरी इंटीग्रेटेड है। इधर सुप्रीम कोर्ट आएगा, यहाँ पे हाई कोर्ट्स आएंगे, यहाँ पे मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ गए, और इधर क्या है लोअर कोर्ट्स आ जाएंगे और ग्राम न्यायालय वगैरह। सो ये मिसकंसेप्शन होता है कईयों को कि हमारी जुडिशरी भी डिवाइडेड है। नो, रॉन्ग, हमारी जुडिशरी इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये देखो अब क्या किया, ये भी हमने क्या समाज को एक ऑर्गेनाइजेशन दी है, सोसाइटी हमारी किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड हो वो हमने बताया है। किसने बताया? कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है। तो सेंटर पे लेजिस्लेचर कौन होगी? लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट होगी हमारी। स्टेट पे विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेचर हो गई हमारी। इधर जो ग्राम पंचायत वगैरह है वो लेजिस्लेचर हो गई हमारी। यहाँ पे जैसे कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे कि जैसे स्टेट पे सीएम, आगे डिस्ट्रिक्ट पे आएंगे डीएम, इधर सरपंच, मेयर, ये हमारे एग्जीक्यूटिव्स हो गए। किसने बताया? कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? पार्ट ऑफ आवर पॉलिटिकल थ्योरी है। पॉलिटिकल थ्योरी ये हमको समझा रही है कि किस तरह से हमारा समाज, सोसाइटी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट्स। तो अब मान लो किसी का जो विलेज लेवल पे या फिर कोई और छोटे लेवल पे शहरों में कुछ हो, तो उनकी आपस में कुछ ज़मीन का मुद्दा हो जाए, ज़मीन पे कुछ लोगों की, एक दो जनों की लड़ाई हो जाए, तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी जाएंगे या फिर हाई कोर्ट में थोड़ी जाएंगे, मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में उसको वो अपना लेके चले गए मुद्दा। तो इस तरह से ये भी किसने बताया? पॉलिटिकल थ्योरी ने बताया। सो ये जस्टिफाई हुआ कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या करती है, सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज होनी चाहिए ये भी अपने को समझाती है। ठीक है, अंडरस्टूड है सबको? सो पॉलिटिकल थ्योरी टेल्स अस अबाउट हाउ सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, व्हाट डू सिटीजन्स ओ ईच अदर, कि जो नागरिक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ा कि हमको फंडामेंटल राइट्स है, तो वो हमको जैसे सरकार ने दी है, तो सरकार की कुछ ऑब्लिगेशंस है हमारे लिए, हमको फंडामेंटल राइट्स दे दिए, हमको कुछ फ्रीडम दे दी फंडामेंटल राइट्स के थ्रू।
आर्टिकल 12 टू 35, 12 से लेके 35 जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये जो यानी कि इस तरह से ये सरकार की फाउंडेशंस थी हमारे लिए, नागरिकों के लिए, कि सरकार को नागरिकों के लिए क्या करना चाहिए, पर नागरिकों को नागरिकों के लिए क्या करना चाहिए, है ना। तो वो कौन सिखाता है? पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी में कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे, जो जैसे फ्रेटर्निटी पढ़ा हमने, मान लो दो कम्युनिटी के लोग हो, उनका धर्म मान लो अलग अलग हो, तो दोनों को क्या है, चाहे अलग धर्म हो, आइडेंटिटी उनकी एक कॉमन क्या है, नेशनलिज्म की आइडेंटिटी क्या बताती है, वो दोनों इंडियन है। तो इसके तहत उनको भाईचारे में, फ्रेटर्निटी में रहना पड़ेगा, ब्रदरहुड में। नागरिक एक दूसरे को क्या मतलब वो करते हैं, नागरिकों की एक दूसरे के प्रति क्या ड्यूटी करते हुए बनते हैं, वो भी अपने को पॉलिटिकल थ्योरी बताती है। इज इक्वलिटी अबाउट अपॉर्चुनिटी, फेयरनेस और बोथ। तो जो इक्वलिटी होती है पॉलिटिकल थ्योरी से हम क्या समझते हैं, इक्वलिटी क्या वो अपॉर्चुनिटी के लिए या फिर फेयरनेस के लिए होती है, या फिर इन दोनों के लिए ही होती है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेंगे फिर समझ में आएगा अपने को। तो इक्वलिटी का कंसेप्ट भी क्या है कि मेरे को एक जो समझना पड़ेगा, तो उसका एम्बिगुअस मीनिंग हो सकता है। दो टर्म होते हैं, जैसे लिबर्टी और फ्रीडम का हमने देखा, तो एक इक्वलिटी होती है, एक इक्विटी होती है। चलो इनमें डिफरेंस बता दो कोई। ये कंसेप्ट समझ लो, चाहे वो समझ लो, इनका एक निचोड़ निकलेगा हम क्या समझना चाह रहे हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी अपने को बताती है कि जो इक्वलिटी है वो अपॉर्चुनिटीज के लिए अपॉर्चुनिटीज के लिए इक्वलिटी देनी चाहिए, या फिर क्या है कि फेयरनेस के लिए इक्वलिटी देनी चाहिए, है ना। इसका एक एग्जांपल मान लो कि सबसे जो जनरलाइज्ड एग्जांपल सबसे आसान, मान लो कि एक चींटी है, आंट, एक एंट है, एक टाइगर है, एक स्नेक है, एक स्पैरो है, और मान लो कि एक एलिफेंट है। तो ये एक पॉइंट है इनिशियल, और एक ये पॉइंट है। ये पॉइंट मान लो कि ये 1 किलोमीटर का रास्ता है, सबको यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक रेस लगानी है। जो इस रेस में सर्वश्रेष्ठ आएगा वो क्या होगा, नंबर 1 घोषित किया जाएगा, उनको जैसे इनाम दिया जाएगा। उनको उस जो रेस में सबसे ज़्यादा जीतेगा उसको क्या किया जाएगा कि उसको उस तरह से तोला जाएगा, जस्टिफाई किया जाएगा बेसिकली। तो ये जो जस्टिफाई करने का तरीका है, क्या ये सही है? बोर्ड पे देखो, चींटी, सांप, टाइगर और स्पैरो, एलिफेंट। अब बताओ क्या ये बराबरी है? क्या इज इट इक्वलिटी? तो ये जो मापदंड डिसाइड कर दिया, ये रूपरेखा डिसाइडेड हो गई, तो इसमें जरूरी थोड़ी है कि सबको मतलब एक ही तराजू में तोल लोगे। तो ऑब्वियस है सबसे पहले टाइगर पहुंच जाएगा उधर, है ना, और सबसे लास्ट में जैसे कि ये चींटी पहुंचेगी, या उससे बाद में जैसे स्नेक पहुंचेगा। तो मान लो स्पैरो और टाइगर की रेस हो, तो मान भी लें हम, तो इनका भी कैसे जस्टिफाई करोगे? टाइगर तो ज़मीन पे यूँ भागेगा, और स्पैरो के लिए तो यूँ खुला आसमान है, कैसे भी वो उधर, क्या पता कि यूँ ऊपर खाबड़ रास्ता हो बीच में, ऐसे 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 ऐसे, और स्पैरो के लिए तो सीधा रास्ता, यूँ आसमान में कौन सी रुकावट आएगी उसको? टाइगर यहाँ भाग रहा है, यहाँ भाग रहा है, यहाँ भाग रहा है, कैसे जस्टिफाई करोगे इनको? कर ही नहीं सकते। सो इक्वलिटी है, तो अब क्या बोल सकते हो, क्या इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दी है ना। अब कोई हो फेयरनेस, सो दिस इज नॉट एन इक्वलिटी ऑफ फेयरनेस, ये फेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है, दिस इज नॉट फेयर, फेयरनेस नहीं है। लेकिन कोई भी सातिर जो पॉलिसी मेकर होगा वो इसको सातिर तरीके से ये जरूर बोल सकता है कि देखो मैंने सबको बराबर अपॉर्चुनिटी दी है, समझ पा रहे हो उसको? तो इसको टेक्निकली ये तो बोल सकते हो ना कि ये इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है। कैसे है भाई? सबके लिए रेस ट्रैक बना दिया 1 किलोमीटर का, सबको अपॉर्चुनिटी दे दी ना कि भागो रेस करो। और इसका एग्जांपल देख लो, आज IIT JEE नीट, ये जो जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, सारे बच्चे एक जैसे थोड़ी होते हैं। किसी का आर्ट में इंटरेस्ट है, किसी का कॉमर्स में इंटरेस्ट है, किसी का साइंस में इंटरेस्ट है, कोई बायो में इंटरेस्टेड है, कोई कैसे ही है। सबको थोड़ी जस्टिफाई कर लोगी। एक एग्जाम्पल IIT JEE का लेके चलो, सारे IIT JEE में कूद पड़े मान लो, तो वो किसी का इंटरेस्ट ह्यूमैनिटीज़ में हो, आर्ट पढ़ने में हो, वो कैसे भागेगा इस रास्ते पे? किसी का इंटरेस्ट कॉमर्स पढ़ने में हो, खुद का बिजनेस बनाने में हो, कैसे सर्वाइव कर लेगा? 1-2 महीने में उब जाएगा वो, फिर डिप्रेशन में चला जाएगा। सो दिस इज अ बेसिक एग्जाम्पल वी कैन ऑल्सो अप्लाई इन अवर प्रेजेंट सोसाइटी, है ना। तो ये इस एग्जाम्पल से हमने देखा जैसे कि, तो जरूरी नहीं है, कई बार क्या हो कि इक्वलिटी ऑफ फेयरनेस हो जाए और क्या इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी हो और इक्वलिटी ऑफ फेयरनेस भी हो। सो दीज आर क्वाइट पॉसिबिलिटीज। एक एग्जाम्पल और इसका लो, जैसे
मान लो एक 6 फीट की दीवार है, 6 फीट वॉल है, यहाँ पे क्लाइंब करना है। मान लो ये है एक, इसकी हाइट है 4 फीट, बच्चा है ना। एक ये है, इसकी हाइट है 5.5 फीट। एक ये है, मान लो इसकी हाइट 7 फीट तो ज़्यादा होगी। इसकी हाइट है मान लो 6 फीट और 3 इंच, 6 फीट 3 इंच, ठीक है। तो अब क्या हुआ, तो इनको इधर क्लाइंब करना है, तो इनको ये थोड़ी है कि एक जैसा टेबल दे दोगे सबको। इक्वलिटी तो यही बोलती है ना कि सबको एक जैसा टेबल दे दो जिससे ये क्लाइंब करके इधर पहुंच जाए। इसको टेबल की कहाँ रिक्वायरमेंट है, इससे तो दीवार छोटी है ना। और सबके लिए एक जैसा टेबल की हाइट काम नहीं करेगी। इसके लिए क्या करोगे, मान लो कि मिनिमम 2 फीट का टेबल दोगे इसको, टेबल ऑफ हाइट 2 फीट विल बी सफिशिएंट। इसके लिए आधी फीट का टेबल देना पड़ेगा। और ये ना चढ़े तो इसको तो डांट लगानी पड़ेगी कि चढ़ तू ही नहीं चढ़ेगा तो कैसे काम चलेगा। अब ये बताओ, 3 इंडिविजुअल है, एक को हमने 2 फीट की टेबल दी है, एक को हमने आधे फीट की टेबल दी है, एक को हमने 0 फीट की टेबल दी है। इज इट फेयर? यस, इट इज एब्सोल्युटली फेयर। तो ये फेयर है, दिस इज फेयर, बट दिस इज नॉट इक्वेलिटी। इक्वेलिटी है क्या? ये नंबर्स इक्वल है क्या? 2, आधा और 0, दीज आर नॉट इक्वल। वी कांट से दिस इज इक्वेलिटी, वी कैन से दिस इज फेयर। और इसका एक टेक्निकल टर्म बोल दिया हमने, इक्विटी। क्या बोल दिया? ठीक है। तो इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अब अपॉर्चुनिटी तो तीनों को दे दी ना कि दीवार आपको चढ़नी है। एक अपॉर्चुनिटी ये भी समझ सकते हो, थोड़ा जितना समझ पा रहे हो उतना समझो कि जो इक्वेलिटी है हमारे समाज में, तो वो अपॉर्चुनिटी दे रही है उनको, उनके लिए फेयर है, या फिर वो अपॉर्चुनिटी भी दे रही है और फेयर भी है। जैसे कि है कि एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक यदि डिस्कस करना चाहो, कभी डिबेट करना चाहो, रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स, अलग अलग उस पर मतलब कि सबके आर्ग्यूमेंट आएंगे। कई बार इतना अग्रेसिव भी हो जाता है कि लोग लड़ाई करने लग जाते हैं एक दूसरे के साथ में। सो ऐसे ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी कंसेप्ट्स अपने को पॉलिटिकल थ्योरी यूँ बताती है कि व्हाट इज़ फेयर, व्हाट इज़ इक्वेलिटी, व्हाट इज़ इक्विटी। अंडरस्टूड? सो हाउ डू वी बैलेंस फ्रीडम विद रेगुलेशन? कि फ्रीडम तो दी किसी को हमने, हमने देखा कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि फ्रीडम होनी चाहिए, बट रेगुलेशन अब जैसे डिजिटल जो इंटरनेट है हमारा, डिजिटल जो इन्वायरमेंट है, तो इंटरनेट पे ही मान लो कि फ्रीडम सबको ब्राउज करने की, इंटरनेट ब्राउज करने की फ्रीडम दे दी हमने। सो दिस इज फ्रीडम, क्वाइट जस्टिफाइड, सबके पास है। और मान लो कभी बार गवर्नमेंट एग्जाम में हमारा इंटरनेट बंद हो जाए, तो ये हमको वो कई लोगों को होता है कि इंटरनेट बंद क्यों हो गया, हमारा काम रुक गया। तो बेसिकली मान लो कि ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ बंदों को, कुछ कम्युनिटीज़ को, कुछ एक विशेष लोगों को इंटरनेट की सुविधा मिली हुई है और कुछ एक लोगों को इंटरनेट की सुविधा नहीं मिली हुई, ऐसा तो नहीं है। तो फ्रीडम तो दे दी, बट रेगुलेशंस करने ज़रूरी हो गए। कि मान लो कि जैसे कोई मूवी होगी, उसको लेवल लगाना ज़रूरी हो जाता है कि ये कौन कौन एज ग्रुप के देख सकते हैं, ये बच्चों के लिए ये मूवी होगी, बाद में कोई और एज ग्रुप हो गया उनके होगी। मान लो किसी मूवी में वायलेंस ज़्यादा हो तो वो बच्चे नहीं देख सकते, बच्चे घबरा जाएंगे, उनके माइंड पे, साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा गंदा असर आ सकता है। तो रेगुलेट करना ज़रूरी हो गया। तो फ्रीडम को रेगुलेशन के साथ में किस तरह से हमको लेके चलना चाहिए, ये भी हमारा एक अपने को कंसेप्ट पढ़ना पड़ता है पॉलिटिकल थ्योरी में। सो वाई स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी? पॉलिटिकल थ्योरी क्यों पढ़नी चाहिए? तो इसका अपना थीम आज पूरा हो जाएगा। कल से अपना नोट्स बनाएंगे लाइन बाय लाइन चैप्टर का। तो इस चैप्टर में और क्या पढ़ेंगे? तो पॉलिटिकल थ्योरी क्यों पढ़ते हैं हम? इन्फॉर्म्ड सिटीजनशिप। तो अपने को ये पॉलिटिकल थ्योरीज के ये कंसेप्ट पता होंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को किसने पढ़ा। मान लो कल को कोई IAS UPSC की तैयारी कर रहा है, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेगा, तो वो उसकी मतलब एक वो रिक्वायरमेंट, उसकी एक नीड हो गई। लेकिन इन्फॉर्म्ड सिटीजन वो है जो सिर्फ जानकारी के लिए, जो सिर्फ अपने राइट्स जानने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ता है। सो डिफरेंस है दोनों में। तो ऐसे इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स जो अपने राइट्स जानते हो, जो हमारी देश की पॉलिटिकल सिस्टम को जानना चाहते हो या फिर जान चुके हो, वो इन्फॉर्म्ड सिटीजन क्या होंगे आगे? एम्पावर्स रैशनल वोटिंग एंड पॉलिसी क्रिटिक। अब जिनको ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पता होगा, जिनको ये रैशनल नॉलेज होगी, ढंग की नॉलेज होगी, वेदर
ऑथेंटिक सोर्सेज लाइक द हिंदू न्यूज़पेपर कोई पढ़ता है या फिर कोई और बढ़िया बुक्स पढ़ता है किन्हीं राइटर्स की, तो तभी जाके उसको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, वही आगे जाके क्या करेगा, एक ढंग की जो वोटिंग सिस्टम है उसमें योगदान देगा, कौन सा नेता उसके लिए सही है, और वो पॉलिसी क्रिटिक भी करेगा कि कोई पॉलिसी बन रही है वो सही है या नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग एग्जामिन्स पर्सनल बायसेस। क्रिटिकल थिंकिंग हो ना जिसमें, जो ये पता लगा सके कि क्या सही है क्या गलत है, वो क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी होती है। किसी का अंधभक्त नहीं बनना होता, अपने माइंड को शार्प ओपन रख के। तो ये पॉलिटिकल थ्योरी अपने अंदर एक स्किल पैदा करती है क्रिटिकल थिंकिंग नाम की, कि सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई है वो हमारे हित में है या हमारे लिए वो सही नहीं है, हमारे अहित में है। तो ये जब हमको पता लगने लग गया तो हम ब्लाइंडली कोई गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट लीडर को, गवर्नमेंट पॉलिसीज को हम फॉलो नहीं करते। हमारे माइंड में ऐसा चलता रहता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, और हमारे हित में है या नहीं है। तो उसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हुई, और ये क्रिटिकल थिंकिंग है जो आगे बच्चों आपको, और जो मतलब कोई भी इंडिविजुअल हो पर्सनल लेवल पे अपनी इंप्रूवमेंट भी करना चाहे, तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या है उसको आगे करियर डेवलपमेंट में उसको बहुत मदद करती है। तो इसमें और प्रैक्टिकल स्किल्स क्या क्या पैदा हो जाती है पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में जानते जानते। एनहेंस डिबेट, किसी को यूँ डिबेट करने की प्रॉपर वो टेक्निक आ जाती है, यह नहीं है कि कुछ भी यूँ दिमाग में आ रहा है वो शुरू हो गया। डिबेट करने के लिए वैलिड आर्ग्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, कोई सामने वाला क्या बोल रहा है उसको समझना पड़ता है, और उसको किस तरह से काउंटर करोगे, किस तरह से उसका प्रत्युत्तर दोगे, किस तरह से एक वैलिड आर्ग्यूमेंट बनाओगे। ये नहीं है डिबेट कभी करोगे ना, यदि अच्छे डिबेटर बनोगे तो जो तुम्हारा जज होगा, बेसिकली जज करेगा कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा, तो वो जस्टिफाई करता रहेगा, ऑब्जर्व करता रहेगा, वो आर्ग्यूमेंट्स देखेगा। कोई आपको आर्ग्यूमेंट दे रहा है बढ़िया सा, आप उसमें अपनी राय ओपिनियन नहीं दे सकते। उसमें डिबेट करने के लिए एक उसको समझना है, और ढंग से क्रिटिकल थिंकिंग की मदद से आर्ग्यूमेंट्स बनाओगे, तब जाके एनहेंस डिबेट कर पाओगे। और ये इसका एग्जाम्पल, जैसे पॉलिटिकल डिबेट करने हैं तो पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में पता होगा, कंसेप्ट आइडियाज़ के बारे में पता होगा, तो एक एनहेंस डिबेट भी कर सकते हो। एनहेंस डिबेट। नेगोशिएशन, स्टार्टिंग में देखा कलेक्टिव डिसीजन हुआ था सरकार के साथ में, जो नेगोशिएशंस हुए थे ग्रुप ऑफ पीपल के, तो तब जाके क्या हुआ था, एक कलेक्टिव डिसीजन, एक फाइनल वर्डिक्ट आया, फाइनल डिसीजन आया। तो वो जो कलेक्टिव डिसीजन होता है वो भी अपने को कैसे देखने को मिला कि नेगोशिएशन तो देखने को मिला कलेक्टिव डिसीजन में। दैट इज ऑल्सो ए डेरिवेटिव ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी। नेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। अब कोई जैसे किसी एक समुदाय में पानी की दिक्कत है, पानी नहीं आ रहा, तो वो अपनी मतलब कि हाउस होल्ड में भी पानी नहीं आ रहा, और क्या हो कि जैसे एग्रीकल्चर वगैरह में वहाँ सिंचाई इरिगेशन के लिए भी पानी नहीं आ रहा, तो वो एक समुदाय, एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक कम्युनिटी है जो इससे मतलब कि प्रभावित है। वो क्या होंगे, इकट्ठा होंगे, अपना एक लीडर बनाएंगे, फिर कुछ लोगों के पास में जाएंगे, सरपंच के पास में जाएं, या कोई आगे और नगर पालिका नगर निगम जाएं, या और आगे जो चेन ऑफ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट की जो एक चेन बनी हुई है वहाँ तक जाए। जहाँ जहाँ जाएंगे कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, कल को उनके यानी कि जहाँ जहाँ जाएंगे जिन लोगों से, गणमान्य लोगों से मिलेंगे, उनके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। कॉन्टैक्ट्स बने तो अब क्या होगा कि उनका एक कुछ नया सीखने को मिलेगा, और कल को उनको क्या होगा कि कुछ नई प्रैक्टिकल स्किल्स सीख जाएंगे, कुछ उनका नया आगे जो कैरियर डेवलपमेंट का ऑप्शन भी खुल सकता है। सो दीज आर द प्रैक्टिकल स्किल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज भी जो पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल थ्योरी को समझते हुए चलेगा, तो ही और शी कैन ऑल्सो गेन सम प्रैक्टिकल स्किल्स। सोशल चेंज, तो सोशल चेंज क्या हो सकता है पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ के या फिर पॉलिटिक्स के तहत, कुछ क्या हो, एक्टिविज्म। एक्टिविज्म क्या हो सकता है, तो मान लो कि समाज में कोई भी एक कुछ भी सही नहीं हो रहा अकॉर्डिंग टू द कंसाइंस ऑफ द पीपल, तो वो क्या करेंगे, कोई एक्टिविस्ट, सुना होगा एक्टिविस्ट क्या होते हैं, कोई ह्यूमन एक्टिविस्ट मिलेगा, कोई एनिमल एक्टिविस्ट मिलेगा, तो एक एक्टिविटिज्म चलाया जाए। तो ये कब होगा, जब एक वो क्या हो कि डिप्रेस्ड या स्ट्रेस्ड लोग हों, जो कि सेटिस्फाइड अनसेटिस्फाइड लोग क्या होंगे, वो गाइड्स एक्टिविटिज्म के तहत वो क्या करेंगे, वो एक सोशल चेंज लाने की कोशिश करेंगे। या फिर एक पॉलिसी रिफॉर्म करना हो, तो पॉलिसी का कोई रिफॉर्म करना है, तो बेसिकली ऐसी पॉलिसी जो हमारे पूरे गवर्नमेंट को, जो हमारे पूरे नेशन को प्रभावित कर रही हो, एजुकेशन या फिर इकोनॉमिक पॉलिसी लेके चलेंगे हम। यदि उसको हम बदलाव करने में सक्षम हो गए, तो हमने क्या किया, पूरे के पूरे देश का जो एक ढांचा था उसको एक सोशल चेंज लाने के लिए हम कैपेबल हो गए। तो ऐसा यदि कुछ हम कर पा रहे हैं, तो बेसिकली दिस ब्रिंग्स सोशल चेंजेस, यानी कि जो ग्रुप ऑफ पीपल्स इकट्ठा हो जाते हैं वो ये सारे सोशल चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, सो इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे हम आगे चैप्टर में। सोक्रेटिस ने एक डायलॉग बनाया था कि कन्फ्लिक्टिंग विजन्स ऑफ जस्टिस क्या है, वो उसमें देखेंगे हम बुक में, तब ज़्यादा क्लियर होगा। तो चैप्टर में और क्या पढ़ना है कि इक्वेलिटी इन प्रैक्टिस। तो इक्वेलिटी प्रैक्टिस में जैसे एक एग्जाम्पल अभी ले चुके हैं, तो जो इक्वेलिटी होती है वो इक्वल राइट्स के बारे में स्टडी करेंगे कि इक्वल राइट्स क्या होते हैं। देन प्रोएक्टिव मेजर्स लाइक मिड डे मील्स फॉर स्टूडेंट्स, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मिड डे मील जो सरकार ने चलाई है, तो वो इक्वेलिटी का एक एग्जाम्पल कैसे हुआ,
मान लो कि कुछ एक यूँ प्राइवेट संस्थाओं में स्कूलों में जाने वाले बच्चे हैं तो उनको बढ़िया यूँ खाने को मिल रहा है, लेकिन सरकारी स्कूलों में जाने वाले बच्चों को क्या ढंग से यदि पोषण नहीं मिल रहा, तो दिस इज साइन ऑफ इक्वलिटी। हाउ दिस इज साइन ऑफ इक्वलिटी? दिस टेल्स अस दैट कि हम उनको क्या कर रहे हैं, इक्वलिटी ऑफ जैसे न्यूट्रिशन दे रहे हैं, ढंग का न्यूट्रिशन उनको बच्चों को मिलेगा, ढंग से उनका कि हेल्दी बॉडी होगी, उसमें हेल्दी माइंड रिजाइड करेगा, फिर उनकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ होगी, तो ये उनको एक अपॉर्चुनिटी इक्वलिटी की ये ऐसे दे रहे हैं कि दोनों की डाइट जब बराबर होगी, दोनों का पोषण बराबर हो गया, तो माइंड उनका बराबर चलने की क्षमता रखेगा, और क्या है कि दोनों को आगे इक्वल अपॉर्चुनिटी शायद मिल जाए। तो दिस इज द example where government tries to create equality between the one society and the other society. So one may be the economically sound and one may be not that much of economically sound status. So मॉडर्न इश्यूज के बारे में बात करेंगे, जैसे डिजिटल राइट्स। क्या क्या आपकी डिजिटल राइट्स देखेंगे चैप्टर में, बात करेंगे। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़, तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे देखा, जैसे टैक्स वाला देखा एग्जांपल। तो ऐसे ऐसे इकोनॉमिक की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनेंगी तो उसमें भी क्या हो सकता है कि कुछ कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो सकते हैं। जो वो कन्फ्लिक्ट पैदा होंगे तो कैसे उनको एड्रेस करना चाहिए वो पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ेंगे हम। एंड माइनॉरिटी प्रोटेक्शंस, तो माइनॉरिटी प्रोटेक्शंस रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हो सकती है, कास्ट के अकॉर्डिंग कोई माइनॉरिटीज़ हो सकती है, या फिर ट्राइब्स वगैरह कोई जैसे जंगलों में जनजातियाँ हो सकती है, तो उनको किस तरह से हमको क्या है कि प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि वो भी उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले आगे बढ़ने की। तो वो हमको कैसे करना है वो भी अपन इस चैप्टर में पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ेंगे। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। टुमारो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर 1। सो ब्रिंग यूर रफ नोटबुक्स, और उसके बाद में डेली नोट्स बनाते जाना और नोट करते जाना।